एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले काल क्लास में देखे थे कि मौर्य वंश तक का अंतिम हम लोग का था। आज देखेंगे मौर्योत्तर काल। तो विगत वर्षों में जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। याद रखिएगा, तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों में विचार किए। तो याद रखिएगा, हसीन मशूक था, ह से हर्यक वंश, सौ से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, फिर हसीन, मशूक, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। तो देखिएगा, पहला नंबर में आएगा मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर कर्ण वंश। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। विद्वान मौर्य साम्राज्य की अवधि 321 ईस्वी से 184 ईस्वी। याद रखिएगा कि मौर्य काल का टेन्योर कब से 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व से। शुंग राजवंश के काल में अवधि लगभग 184 ईस्वी से 73 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। कर्ण राजवंश की अवधि 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक और कुषाण साम्राज्य की ईस्वी की पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना जाता है। तो ऑप्शन में देखिए, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और कुषाण वंश। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजा के संपर्क में था जावा सुमात्रा द्वीप। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पे उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाते के लिए 5 गांव को दान दिया गया था। कौन दिया था? स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव दिया? तो बालपुत्र देव के द्वारा ही रख रखाव के लिए उसने 5 गांव दिया था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम ने विभिन्न उपाधियां वर्णित किए थे? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्र दामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्तीर्ण उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों में एक संतुष्टि स्तनगुप्त के खुदे हुए थे। उसके बाद देखिएगा, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा? तो रुद्र दामन के द्वारा किया गया था, रुद्र दामन प्रथम के द्वारा। रुद्र दामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो विम कडफिसस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमानों पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसस स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करने का श्रेय जाता है। पूर्व गुप्त काल में शीशे का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? सातवाहन के द्वारा। 100 से शीशा और 100 से सातवाहन, याद रखिएगा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या में सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। धावत है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक था। इसकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इसे राजवंश को आंध्र भृत या आंध्र जातीय भी कहा गया था। सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक। और इसको क्या बोला गया? पुराणों में इसको आंध्र मृत और अंतरजातीय कहा गया। और अपनी राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया? तो कर्ण वंश। ठीक है, शुंग वंश के बाद कौन सा? कर्ण वंश आया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने आमत वासुदेव षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कर्ण वंश या कंवन नाम से जाना जाता है। शुंग वंश के समान भी ब्राह्मण वंश था। गुप्त और गुप्तोत्तर युग। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता पर बैठा था? तो कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासन बना, लेकिन शकों के आक्रमण के समक्ष विरोध करने के कारण भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त कर ली।
प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे बोला गया? समुद्रगुप्त को बोला गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो विंसेंट स्मिथ की रचना याद रखिएगा, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेख हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा बोला गया था? बी.ए. स्मिथ के द्वारा। और इस कौन सा पुस्तक में? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? द विलियम स्मिथ की है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ और स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह परास्त हुआ और यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इससे गुप्त साम्राज्य के पतन की गति तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत में 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों में हुनों पर कब्जा हुआ। तो हुनों का आक्रमण हुनों का पराजित किसके द्वारा किया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य तथा जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसने स्थापित करवाया था। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासन कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य। याद रखिएगा कि महेंद्रादित्य की उपाधि किसके द्वारा लिया गया था? कुमारगुप्त। नालंदा के एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित इसे ध्वंसक बड़गांव ग्राम से दूर आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी में गुप्त शासकों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध को दान दिया। बाद में इसे बुद्धगुप्त ने बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इसे बिहार दान किया। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन? गुप्त कुमारगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं रहे? तो कौटिल्य कहाँ के थे? तक्षशिला के थे। नागार्जुन रहे, सिद्धभद्र रहे। याद रखिए कौटिल्य कहाँ के आचार्य थे? तो तक्षशिला। सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला, लेकिन भारत का सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय। कौटिल्य चाणक्य चौथी तीसरी शताब्दी में आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कालकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते थे। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबंधित आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित कुमारगुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विश्व प्रसिद्ध क्या था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए था। विश्व प्रसिद्ध यह अध्ययन चीनी हेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला, ये छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था, बिल्कुल सही है, जो कि हर्ष के शासनकाल में आया था। ठीक है। हेनसांग एक चीनी भिक्षु था जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वार में। फाहियान एक चीनी यात्री जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत के दौरा आया था। उसने यह लोगों को जीवन विस्तृत विवरण किया। उसने अपने विवरण में राजा का नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री हेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था। इसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिले वाले कांस्य मठ का वर्णन किया। उसने अपने विवरण में उल्लेख किया कि हर्ष काल शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने वृत्तांत में प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया था। तो एक और कथन दोनों गलत है। प्रसिद्ध चीन यात्री फाहियान किसके काल में? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इसने रचना की थी फोको की। चीनी यात्री सुंगयुन 518 से 521, याद रखिएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी, जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में था, उनमें से अधिकांश गुप्त युग में त्याग दिया। वहां आश्वासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसांग के आगमन तक बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर कुम्हार, सोनपुर, सहगोड़ा, उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी उनके महत्वपूर्ण केंद्र थे।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग था? तो गुप्त काल में